मेरा नाम है निकांश और आज के स्टूडियो में हम करने वाले हैं आईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल वीकली समरी नंबर 10 यानी कि हमारे 10th वीक की कंप्लीट समरी विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना है कॉमन एरर जो कि हम करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को बोलते टाइम या फिर स्पेशली इन केस ऑफ इंग्लिश। वर्ड्स लाइक इक्विपमेंट, मीट, ऑयल, राइस, व्हीट, मिल्क, इंफॉर्मेशन एंड फर्नीचर हैव नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। देखिए, हमको ये जो भी गिवन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का कोई भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम हर केस में एज इट इज यूज करते हैं, यानी कि इनके नाम के पीछे कभी भी एस या ई एस नहीं आता है। ठीक है। आपने कहीं भी राइसेस नहीं सुना होगा, आपने इंफॉर्मेशन नहीं सुना होगा, मिल्क्स नहीं सुना होगा, फर्नीचर्स नहीं सुना होगा। ठीक है। तो इन सबके नाम के पीछे एस या ई एस नहीं लगता है। ओके। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आई लाइक काउ एंड बफेलो मिल्क्स। ये हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मिल्क्स दिया हुआ है, तो आपको ये समझना आएगा कि ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मिल्क जो है वो उसके नाम के पीछे एस कभी भी नहीं लगता। ठीक है। मिल्क के बाद एस या एस नहीं लगता। इसकी जगह हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आई लाइक बोथ काउ एंड बफेलो मिल्क। ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया एंड ऊपर वाला रॉन्ग था। सेकंड थोड़ा पॉइंट पढ़ लेते हैं। Some verb like cast, coast, cut, put remain same in all tenses. तीन टाइप के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड हर वर्ड का कहीं ना कहीं तीन फॉर्म्स होती हैं। अब कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि तीनों फॉर्म में कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और वो वर्ड्स हो सकते हैं कास्ट, कोस्ट, कट, पुट। आपने जब बचपन में याद भी करा होगा ऑल थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, तो आपने उसमें पुट का देखा होगा कि पुट 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 तीनों ही पुट रहता है, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक, बेसिक पॉइंट्स ऑफ राइटिंग। अब बेसिक पॉइंट्स ऑफ राइटिंग यानी कि किसी भी चीज को लिखते टाइम आपके दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स होना चाहिए क्लियर। ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अ रिटन टेक्स्ट इज इजी टू रीड, रीराइट, रिवाइज। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो इजी टू रीड होना चाहिए, इजी टू री रीड होना चाहिए एंड रिवाइज होना चाहिए। यानी कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए जिसको पढ़ना आसान हो, जिसको पढ़ने के बाद अगर हम कुछ टाइम बाद दोबारा पढ़े तो वो भी इजी हो, और उसको रिवीजन करना इजी रहना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं हमें इस तरीके से टेक्स्ट लिखना चाहिए जो सबको समझ आए। अगर समझ आएगा तो ऑब्वियसली रीड, रिवाइज सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। राइटिंग हैज बीन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल फील्ड्स फॉर सेंचुरीज। पिछले 100 सालों से या इवन उससे भी ज्यादा टाइम से जो राइटिंग हैगा वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम हैगा फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है। बातचीत करने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम जो होता है उसको हम राइटिंग फॉर्मेट कह सकते हैं। इवन आज के टाइम पे भी जो हम ईमेल्स लिखते हैं, जो लेटर्स लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में होते हैं ना। तो अभी भी कम्युनिकेशन राइटिंग की फॉर्म में हो रहेगा। 100 साल पहले भी होता था, अब भी होता है एंड इवन बाद में भी होता ही रहेगा। ठीक है। तो राइटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम है जो जिस कारण में हमको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर राइटिंग यू मस्ट हैव समथिंग टू से। अगर आपको अच्छी राइटिंग करनी है या फिर इवन आपको जस्ट जनरली राइट भी करना है, तो आपके पास पहले कुछ होना चाहिए बताने के लिए। ठीक है। आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, समथिंग तो मतलब कुछ ना किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आप ब्लैंक माइंडेडली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। चलिए, फोर्थ, इंटेंट टू से योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर। आपको कहीं ना कहीं इंटेंट करना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है। आपके पास जो भी चीज की नॉलेज है, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है आप क्रिकेट के बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको हेल्थ में इंटरेस्ट है आप हेल्थ के बारे में लिखिए, जिम में इंटरेस्ट है जिम के बारे में लिखिए, फुटबॉल में इंटरेस्ट है फुटबॉल के बारे में लिखिए। आपको इवन जो कोई से भी फील्ड रहे, डांस के बारे में इंटरेस्ट है डांस के बारे में लिखिए। जिस भी चीज के बारे में आपको पता है, आप जिस भी चीज को चाहते हैं आप उसके बारे में इंटेंट कीजिए बोलने के लिए। ठीक है। बोलना, लिखना, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है। और राइटर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे एक इंडियन ग्रेट पोएट हैं कबीर दास, एंड इवन ब्रिटिश पोएट विलियम शेक्सपियर। ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा एक नामी पहचान हैंगे, नामी लोग हैंगे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लेकिन आपको इनके दोनों के बारे में एक खास बात पता है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं एजुकेशनली उतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। काफी टाइम पहले कहा जाता था कि इवन अभी भी कहा जाता है कि जो कबीर दास हैं वो इलिटरेट थे, यानी कि उन्होंने कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए, वो इलिटरेट थे। एंड इवन जो शेक्सपियर भी है, उन्होंने भी प्राइमरी तक ही पढ़ा है, वो उसके बाद फेल हो गए थे। ठीक है। एज पर माई नॉलेज। ठीक है। बाकी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी कितने ज्यादा कामयाब हुए हैं ये दोनों लोग, ये आप सबको ही पता है। ठीक है। फिफ्थ, गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। जो जितना ज्यादा हो सके ज्ञान बटोरिए। जितना ज्यादा आप अलग अलग चीज के बारे में नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे। राइट इन सच अ वे दैट योर टेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है कि वो सबको समझ आए। राइटिंग इज अ स्किल जस्ट लाइक साइकिलिंग, टाइपिंग एक्सेट्रा।
राइटिंग एक तरह की स्किल होती है, जिस तरीके से साइकिलिंग एक स्किल होती है, टाइपिंग एक स्किल होती है। अब स्किल का मतलब क्या हो गया? स्किल का मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज जिसको आप बार बार करें तो वो आपको ग्रो करे। ठीक है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, पहले दिन आप जिस तरीके से साइकिल चलाएंगे और उसके बाद आप डेली अगर चलाते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि एक महीने के बाद ही आपके अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, आपकी साइकिलिंग स्किल्स बेटर हो गई हैं। ठीक है, सेम वे में हम कह सकते हैं टाइपिंग स्किल भी ऐसी है। पहले दिन अगर आप 20 वर्ड्स पर मिनट लिख रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक महीने बाद आपकी जो वर्ड्स पर मिनट है वो इंक्रीज होकर 50 हो जाए, 50 वर्ड्स आप लिख पा रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि विद द एक्सपीरियंस हमारी जो राइटिंग स्किल होगी वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। आप आज जो लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 साल बाद आप जब देखेंगे तो आपकी स्किल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका होगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ये स्किल भी डेवलप होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू राइट बायो नोट्स। बायो नोट्स कैसे लिखते हैं? देखिए, बायो नोट्स का मतलब हो गया, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं अ काइंड ऑफ पोस्टर कह सकते हैं, या फिर अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि लाइक जैसे हमारे पास जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को लेके हमारे पास वो जो हम पोस्टर्स नहीं बनाते हैं कि हम कैसे बचना चाहिए या फिर हमारा क्या इंटेंट होता है, ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए बायो नोट्स का यूज होता है। तो बायो नोट्स में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द मिशन स्टेटमेंट, यानी कि हमारा मिशन क्या है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जो इंडिया में रिवर है, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा मैया। तो हम उसको मिशन लिख सकते हैं कि हमें गंगा मैया को क्लियर करना है, क्लियर करना मतलब साफ करना है, ठीक है, क्लीन करना है, क्लियर नहीं क्लीन। ठीक है, हमें जो गंगा रिवर है उसको साफ करना है, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है, गार्बेज है, उन सबको निकालना है। तो हमारा मिशन क्या होगा? मिशन गंगा आप कह सकते हैं, या फिर इवन आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। एंड उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि हमारे जो गंगा रिवर है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है, और काफी ज्यादा लोगों ने नुकसान पहुंचाया गंगा जी को, तो हमें उसको साफ करना है। ठीक है, फिर आपको सेकंड पॉइंट में अपना विजन लिखना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। तो विजन में आप लिख सकते हैं कि हमारा विजन ये है कि हम 10 साल बाद जो गंगा रिवर है उनको साफ देखना चाहते हैं, या इवन गंगा बोल लीजिए, यमुना बोल लीजिए, कोई भी रिवर कह दीजिए, हमें उनको साफ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो 10 साल बाद एकदम क्लीन हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, और जितनी भी गंदगी है वो सारी हट जाए। तो हमारा ये विजन। फिर उसके बाद आपको वैल्यू स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वैल्यू स्टेटमेंट में आपको सपोर्ट करवाना पड़ेगा अपना विजन, कि आप ऐसे क्या क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो गंगा रिवर है वो साफ होंगी। आप बता सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे इतने 100 ऑफ पीपल आप लगाएंगे, डेली वो इतना टन कूड़ा निकालेंगे, गंदगी साफ करेंगे। आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा अपने विजन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायो नोट लिखते हैं। इसका एग्जाम में कोई काम नहीं है, आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल ये एक जनरल बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग फॉर पब्लिक पर्पसेस। अगर आप पब्लिक पर्पसेस के लिए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब पब्लिक पर्पसेस का मतलब हो गया कि इन जनरल डेली लाइफ में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पब्लिक इश्यूज एक्सेट्रा। सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, आपको उसको समझना पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है, लोगों किन चीजों से परेशानी हो रही है। आप कह सकते हैं कि लाइक किसी किसी जगह पे जो मैनुअल्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मैनुअल्स खुले होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा ही इश्यूज आ रहे हैं कि पोल्यूशन फैल रहा है, और मैनहोल के खुले होने की वजह से वहाँ पे मच्छर वगैरह आ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीमारियां फैल रही हैं इसकी वजह से। आप ये सब इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आपको पहले प्रॉब्लम के बारे में पता तो होना चाहिए ना। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग फॉर्मल एंड फैक्चुअल। जब भी आप पब्लिक प्रोसेस के लिए कुछ भी लिखते हैं तो आपको फॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसमें अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आपको फॉर्मल वे में अपनी बात को इलेबोरेट करना पड़ेगा, आपको फॉर्मल वे में ही अपनी बात को समझाना पड़ेगा। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल होना पड़ेगा। आप उसमें झूठ नहीं लिख सकते हैं, जो फैक्ट्स है आपको उसको एज इट इज बताना पड़ेगा। यानी कि आप मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि एक गली है उसके अंदर 3 मैनहोल्स है वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब आप अपने मन से ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें 50 मैनहोल खुले हुए हैं, जितने होंगे एक्चुअल में। फैक्चुअल डाटा ही आपको यूज करना है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। ओके, पब्लिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? सिविक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, पॉवर्टी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इन सब टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आपको पता नहीं चाहिए। इवन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे लाइफ में देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही हमारे पास थ्योरी थी इस वीक में। अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आई एडवाइज हिम टू चूज द राइट करियर। हेयर एडवाइस इज एन अ या एन। यहाँ पे एडवाइस्ड क्या है? तो हमको दिख रहा है कि एडवाइस्ड कहीं ना कहीं वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
शी डैश नॉट लाइक वेजिटेबल, हैज हैव डू या डस। तो शी डज आएगा, इतना आपको पता है। ठीक है, ही शी इट नेम के साथ डज आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डैश द विंडोज एंग्रीली, और यहाँ पे हमें पास्ट टेंस का यूज करना है, तो शट आएगा, शटेड आएगा, शट्स आएगा या शटिंग आएगा। तो शट हमारा कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ब होता है जो तीनों ही फॉर्म में सेम रहता है, तो ये एज इट इज यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल नाउन, इनमें से कौन सा प्लूरल नाउन नहीं है? तो मिल्क हो गया डायरेक्ट। हम मिल्क जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत है, ये प्लूरल नाउन नहीं है, क्योंकि मिल्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ सन इन लॉ इज सन इन लॉस, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा, सन इन लॉ ही होता है। ठीक है, सन इन लॉ का भी सन इन लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा, जैसे हमने देखा था कि मिल्क जो होता है उसका सिमिलर प्लूरल फॉर्म सेम रहता है, वैसे ही सन इन लॉ का भी सेम रहता है। हम इसको यहाँ पे एस या ये समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट श्योर डैश दे आर कमिंग और नॉट। अब हमें यहाँ पे वेदर देखना पड़ेगा, तो WHETHER, ये तो गलत है, स्पेलिंग गलत है। ये वाला वेदर तो हमारा मौसम वाला वेदर हो गया, ये वाला स्पेलिंग गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो डायरेक्ट ही था, इसमें आपको कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, हाउ डैश हैव यू बीन वर्किंग हियर, मच, मैनी, लॉन्ग या फार। तो आप कितने समय से यहाँ पे काम करें, तो लॉन्ग आएगा। ठीक है, सबसे जो एक्यूरेट वर्ड होगा, अगर एक एक ऑप्शन को हम रख के चेक करें तो वो लॉन्ग ही बनेगा। ठीक है, चलिए। दे डिस्कस द इशू डैश देमसेल्फ बिटवीन, अमंग, विद, इन। तो अमंग यहाँ पे सबसे एब्सोल्यूट वर्ड हो जाएगा जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, बिटवीन वर्ड राइट वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम डिस्कस करें किसी चीज को, अमंग होएगा। ठीक है, अमंग में क्योंकि दो लोग हो सकते हैं, इवन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे अगर दो लोग बोलते तो हम बिटवीन वर्ड का यूज करते, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे अमंग वर्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फोर, द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ मच इज मोस्ट, ट्रू या फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिव फॉर्म मच का हमारे पास मच ही रहता है इसका, मोस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, मोस्ट गलत हो जाएगा, ये सुपरेटिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर सून। तो यहाँ पे डिस्कस अबाउट द मैटर जो है ये हमारा कहीं ना कहीं एरर है, ये गलत दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जेन इज डैश देन एन ए, टॉल, टोलर, मोर टोलर या द टोलेस्ट। तो टोलर वर्ड जो होगा वो ज्यादा यहाँ पे एक्यूरेट होगा, तो इसका एडजेक्टिव यूज करेंगे। वेल दिस इज डैश यूनिक आर्ट वर्क, अ या एन। अब यहाँ पे देखिए य का साउंड आ रहा है, यह हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ए को मार्क करके आएंगे। ठीक है, आपको यू देख के ये नहीं समझना आएगा कि ये वोवल लिखा हुआ है तो हमारे पास एन ऑप्शन हो जाएगा ना, आपको साउंड पहचानना होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये हमने फर्स्ट वीक सेकंड वीक की समरी में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, हर बायोलॉजी एग्जाम इज शेड्यूल्ड डैश द 25th ऑफ दिस मंथ, इन, एट, बाय या ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा क्योंकि हमें स्पेसिफिक डेट एक बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव बीन ट्रैवलिंग एवर यू अराइव। ठीक है, तो सिंस हो गया, फोर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंस हो जाएगा। ठीक है, कि जब से आप आए हो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। ठीक है, इन दिसंबर वी विल हैव बीन मैरिड डैश 30 ईयर्स। तो हमें अगर यहाँ पे कोई एक्यूरेट टाइम नहीं बताया गया तो हम यहाँ पे फोर यूज करेंगे, क्योंकि 30 ईयर्स कोई से भी हो सकता है 2000 से लेकर 2030 साल तक की बात करी जा रही है, 1970 से लेकर 2000 तक की बात करी जा रही है। अगर हमारे पास कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता तो हम वहाँ पे फोर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका एग्जाम भी बहुत ज्यादा पास है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड आपको आगे की वीक की समरी भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।